ओते वॉइस आ रहा है। यस सर। हम लोग लास्ट क्लास में आ, ये पढ़े थे ना, क्या नाम है उसका, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग रेशियो टॉप, ऐसा कुछ पढ़े थे। सर लास्ट क्लास हम नहीं कर पाते सर। अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग रेशियो टॉप करवाए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉरी, उसके अंडर में मतलब सबसे पहले जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टी होता है। चैप्टर चल रहा है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बोला जाएगा। सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जाएगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा होता है ना, अगर हम लोग एग्जाम्पल हिसाब से समझे तो सपोज मान लो कि ये मेरा वाटर है, सपोज दिस इज वाटर। अभी देखो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट में ये पढ़े थे कि ये क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें हम लोग जो डिजोल्व करेंगे सॉल्ट या शुगर, इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अंदर शुगर या सॉल्ट कुछ भी डिजोल्व होगा तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो अभी देखो अगर मान लो इस वाटर में, ये सपोज सॉल्वेंट जो है ये सपोज वाटर है यहाँ भी, और जो सॉल्यूट है वो मेरा एक बार सॉल्ट है और दूसरे बार में शुगर है। तो अभी देखो अगर सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है, अगर सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो ये वाटर का टेस्ट कैसा बन जाएगा, अगर वाटर में सॉल्ट डिजोल्व रहेगा तो वाटर का टेस्ट कैसा बनेगा, इट विल बी, तो सॉल्टी। इट विल बी सॉल्टी। लेकिन अगर वाटर में अगर शुगर डिजोल्व है तो तब तो टेस्ट स्वीट। स्वीट। तो देखो जब, तो अभी हम लोग क्या बोल सकते थे, ये मेरा है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है। फिर तो ये सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी बना, कौन सा प्रॉपर्टी, ये सॉल्टी होना, इस सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी बना कौन सा, ये स्वीट होना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम लोग कौन सा सॉल्यूट तो लिए, सॉल्यूट। सॉल्यूट। दैट्स मीन बेसिकली सॉल्यूट के नेचर के ऊपर, सॉल्यूट के क्वालिटी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट अगर यस सॉल्टी है सर। तो सॉल्यूशन भी सॉल्टी बनेगा, सॉल्यूट अगर स्वीट है तो सॉल्यूशन भी स्वीट बनेगा। दैट्स मीन उसका क्वालिटी उसका नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सॉल्यूशन का कुछ यस। ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है, सॉल्यूशन का कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्ट मिलाओ या शुगर मिलाओ उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्ट मिलाओ या शुगर मिलाओ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, सेम प्रॉपर्टी दिखाई देता है, ठीक। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, ठीक। जैसे कि क्वांटिटी मतलब समझ लो
एक तो ये सॉल्ट हुआ, सॉल्टी टेस्ट हुआ, उसका क्वालिटी के ऊपर ठीक है। अब एक बार 5 स्पून सॉल्ट है और एक बार 10 स्पून सॉल्ट है, तब जाते क्या दोनों सेम सॉल्टी लगेगा या कोई एक ज्यादा सॉल्टी बनेगा? सर ज्यादा रहेगा सर एक। कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला तो 10 स्पून। 10 स्पून। वैसे ही जब शुगर हम लोग एक बार 5 स्पून ले ले और एक बार हम लोग 10 स्पून ले ले, तो 10 स्पून विल बी मोर स्वीटर। यस सर। तो ये क्या हुआ, ये सॉल्यूट का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड किया। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग अगर 5 ग्राम सॉल्ट लिए या फिर 5 ग्राम शुगर लिए, दोनों का प्रॉपर्टी सेम बनेगा। ठीक, ये सॉल्टी और स्वीट वाला नहीं, अनदर प्रॉपर्टी वो सेम बनेगा। सॉल्ट लो या शुगर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना है कि दोनों सेम अमाउंट में है कि नहीं, अगर दोनों सेम अमाउंट में है तो सेम प्रॉपर्टी बनेगा। तो ऐसा प्रॉपर्टीज, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? डेफिनेशन लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन the properties of solution depend upon the number of solute, quantity बोले ना, number of solute यस सर। particles present in the solution. The properties of solution depend upon the number of solute particles present in the solution, irrespective of their nature. नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, irrespective of their nature. Such properties are called qualitative properties. ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन का ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ उसका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वालिटी के ऊपर नहीं, उसको बोला जाएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आता है? तो हम तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Second, depression in freezing point. Depression in freezing point. Number third, elevation in boiling point. And number 4, osmotic pressure. ये 4 मेरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम तो ये समझ में आएगा
कि जब भी सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब मिल रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो उस सॉल्यूशन तब जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो हो रहा है, वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या चेंज होता पता नहीं है, देखेंगे हम लोग। होगा तो नोट डाउन करो इसको। तुमने तो स्कूल का समर वैकेशन कंप्लीट हो दिया, यस सर। तब से ओपन हो रहा है स्कूल? सर ओपन हो गया सर, 10th से ओपन हुआ। 10 से ही ओपन हुआ था, स्कूल जा रहे हो अभी? सर ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब 9:30 से मैथ क्लास भी है ना तब? सर आज तो क्लास नहीं होगा सर, आज एग्जाम है। कितने बजे तो से? 12 बजे से 1:30 बजे तक ओ पढ़ेंगे सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है? सर आज केमिस्ट्री का ही है, आज केमिस्ट्री का ही टेस्ट है, अच्छा सॉलिड से। अच्छा अच्छा। यस सर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखो ये चारों जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना, हर एक को इंडिविजुअली डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलो फर्स्ट वाला हेडिंग करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग डिटेल्स में आएंगे। जब वेपर प्रेशर का डेफिनेशन समझाए थे फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्लास में, उस टाइम पे प्रेजेंट थे? जो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में प्रेशर डालेगा ऐसा समझाए थे? यस सर। सब ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बताए थे उस टाइम पे? प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, लेकिन कब? इक्विलिब्रियम पे। कौन सा इक्विलिब्रियम? ना लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो अप्लाई करेगा वेपर, उसी तो बोला गया था वेपर प्रेशर। अभी मान लो ये मेरा है प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट मान सकते हो, ठीक है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, वाटर अल्कोहल कुछ भी ले लो। ये मेरा क्या है? ये मेरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ सॉल्वेंट भी है और साथ ही साथ सॉल्यूट भी है, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूट होना है, ये सॉल्यूट तो मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? ये जो सॉल्यूट है ये मैंडेटरीली होगा सर नॉन होता नॉन वोलेटाइल, मतलब ये वेपर में नहीं जा सकता, है। लेकिन सॉल्वेंट वोलेटाइल बनेगा। तो अभी देखो जब ये प्योर सॉल्वेंट था, इसको अगर हम लोग कवर कर दिए तो क्या होता थी, यहाँ से वेपर बनेगा ना, यहाँ से वेपर बनेगा, प्योर सॉल्वेंट वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर यस सर। फिर वही वेपर वहां पर लिक्विड बनेगा, फिर इक्विलिब्रियम रीच करेगा, उस टाइम पे जो प्रेशर देगा दैट विल बी वेपर प्रेशर। अभी मान लो सेम वॉल्यूम है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी सेम वॉल्यूम है, सपोज ये 100 ml है, ये भी 100 ml है, सेम वॉल्यूम है। तो अभी बताओ अगर ये जो 100 ml है ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 100 ml पूरा का पूरा सॉल्वेंट का वॉल्यूम है।
तो Yes, sir. तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दोनों में से सॉल्वेंट का अमाउंट तब ज्यादा है जब वो प्योर है तब, या फिर जब सॉल्यूशन बना है तब। So pure. प्योर। तो देखो यहाँ पर वेपर, यहाँ पर भी सॉल्वेंट वेपर बनेगा और यहाँ पर भी सॉल्वेंट ही वेपर बनेगा ना। सॉल्यूट तो मेरा Yes, sir. सॉल्यूट तो मेरा यहाँ पर नॉन वोलाटाइल है, वो इसमें डिसॉल्व रहेगा, ऐसे प्रेजेंट रहेगा। दैट्स मीन जब सॉल्यूशन बनाए हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेकर, तो क्या हुआ है कि कुछ सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट रह गया, कि वो वोलाटाइल मतलब नहीं है, वेपर फेज में सॉल्यूट नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखो चांसेस क्या है कि 100 ml में जितने मॉलिक्यूल्स थे, सपोज 100 ml में मेरा 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट था, लेकिन यहाँ पर 100 ml में क्या होता है, सपोज सॉल्वेंट होता 480 मॉलिक्यूल्स। तो इस वाले केस में जब प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तब मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है, तब क्या पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ 500 मॉलिक्यूल्स, 500 मॉलिक्यूल्स ही ऊपर में वेपर फेज में जा सकता है, सारा का सारा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा सकता है। अगर सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई की है कि सारा का सारा सॉल्वेंट वेपर फेज में जा सकता है, फिर भी कितने मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे, 480। 480. तो 500 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 480 मॉलिक्यूल्स जाकर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा सिचुएशन में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में? So pure solvent. प्योर सॉल्वेंट में। वेरी गुड। दैट्स मीन जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है तो वेपर प्रेशर तो मेरा लॉस हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ज्यादा बनेगा, ग्रेटर देन होता देन इसका वेपर प्रेशर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, वो वेपर नहीं बन पा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट वेपर प्रेशर। तो अब रिलेटिव ये हो गया मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ जाए वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ। रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव मतलब क्या, एक कंपैरिजन कर रहा जाता है ना, रिलेटिव का मतलब। रिलेटिव में क्या होता है कि हम बोले उससे रिलेटिव में तुम स्ट्रांग हो, उससे रिलेटिव में तुम टॉलर हो, उससे रिलेटिव में तुम क्या बोलते वीकर हो, तो किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर घटा किसके रेस्पेक्ट में घटा, इसके रेस्पेक्ट में ना, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. बस उसी तो हम तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है। अब बात समझो, सपोज मान लो यहाँ पर जैसे 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ही था, यहाँ 480 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो बाकी 20 कौन है, सॉल्यूट है। Solute. अब मान लो सॉल्यूट तो और बढ़ा दिए, 40 कर दिए, 40 कर देने से सॉल्वेंट कितना बचेगा, 460। Yes, sir. इस तो 60 कर दिए तो ये कितना बचा, 440। इस तो 80 कर दिए तो ये कितना बचा, 420। 420. अब बताओ ये वाला सिचुएशन ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा या ये वाला, तो 480 वाला ज्यादा करेगा. 480 वाला ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके पास सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है कि जितना मेरा सॉल्यूट बढ़ रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ पर जा रहे तो सॉल्यूट बढ़ रहा है, सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है, तो जितना सॉल्यूट बढ़ेगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट रहा है, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, तो वही इस लॉ में बता रहा है कि जो मेरा वेपर प्रेशर का लॉस हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग जो भी हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ये सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जितने भी लॉस हो रहा है, रिलेटिवली लो हो रहा है, वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली इक्वल होगा किसके साथ ना, जितने भी वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूट्स है, जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स है
उसका मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर एक सॉल्यूट है तो एक सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन के साथ बराबर होगा, 5 सॉल्यूट है तो 5 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के साथ बराबर होगा, 10 सॉल्यूट है तो 10 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम लेंगे उसके साथ बराबर होगा। ये बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब तब हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करते, देखो मान लेते हैं कि जो मेरा वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो था उसको एज्यूम कर लेते हैं पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन, उसको एज्यूम करते हैं सिर्फ पी। देखो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के लिए ना पी नॉट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के लिए पी मान लिए। तो अभी बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम तो निकालना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कितना घटा, तो कैसे निकालेंगे? तीसरा वेपर प्रेशर ज्यादा था, पी नॉट इज लार्जर वैल्यू और पी इज लार्जर वैल्यू, व्हिच वन? तो पी नॉट। पी नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी नॉट से पी तो अगर माइनस कर देंगे तो ही पता चल जाएगा कितना घटा। यस सर। अब बोल रहे रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि ये तो लोअर तो हुआ। पी बाई पी नॉट, हाँ, तो पी बाई पी नॉट कर देंगे। पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, हाँ सर। इतना घटा ना, किसके रेस्पेक्ट में घटा? पी नॉट के रेस्पेक्ट में घटा। तो जो यस सर। घटा उसको डिवाइड कर दो जहां जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ही पता चल जाएगा कितना रिलेटिवली है। अब ये जो पी नॉट माइनस पी है इसी तो लिखा जाता है डेल्टा पी, इसी तो लिखा जाता है डेल्टा पी। डेल्टा से क्या समझ में आता है? डेल्टा से डिफरेंस समझ में आता है। यस सर। तो तीसरा डिफरेंस निकाल रहे वेपर प्रेशर का, तो डेल्टा पी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसको भी हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर डेल्टा सकते पी हैं? बाई पी नॉट। डेल्टा पी बाई पी नॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम सही बात है। अब रूल्स के हिसाब से क्या बोल रहा है, या तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बना, दैट इज डेल्टा पी बाई पी नॉट, हम क्या बोले ये बराबर होगा ना किसके साथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ। तो मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक ही सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट है सपोज, जिसमें से सॉल्वेंट तो 1, सॉल्यूट तो 2 एज्यूम किया गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन होगा H2। जैसे ए और बी बोले थे ना, सॉल्वेंट तो ए और सॉल्यूट तो बी, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या था? Hb आया था। यस सर। तो अभी अगर सॉल्वेंट तो 1 एज्यूम करेंगे, सॉल्यूट तो 2 एज्यूम करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? H2 होगा। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू H2, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू H2। अब देखो H2 का मतलब क्या है? H2 मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, हाँ थी ना? यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर बिठा सकते हैं कि डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं N2 बाय N1 प्लस N1 प्लस N2। बस इतना ही याद रखोगे तो मेरा सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये दो फॉर्म याद रखना है। वो इसके बाद देखना बुक्स में क्या हुआ रहेगा कि ये N2, ये N1 प्लस N2 तो नियर अबाउट N1 ले लेगा, और फिर N2 और N1 तो ब्रेक कर देगा, वो गिवन मास बाय मोलर मास देता, ठीक है? तो वो WM बहुत सारा टर्म्स आ जाता है, उतना कंफ्यूजन में नहीं जाना है। वो हम लोग साइड में निकाल लेंगे, साइड में निकालकर यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, ठीक है?
समझ में आया? यस कोई डाउट है यहाँ तक? सर, अगर हम लोग सॉल्वेंट तो सेम सेम रखेंगे सर, सॉल्यूट का वैल्यू पाते हैं पेपर पे, तो ये तो बदलाव आएगा। हाँ आ रहा है ना। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट सेम रखेंगे, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करेंगे, तो अल्टीमेट तो वो सॉल्यूशन में रेशियो चेंज हो ही रहा है। सॉल्वेंट फीस डे सॉल्यूट बढ़ रहा है, मतलब हिसाब से देखा जाए तो सॉल्वेंट घट दिया ना। सर, अगर घटाया नहीं किया, फिक्स अमाउंट नहीं रही है। चलो बताओ, तुम्हारे मन में जो भी डाउट है बताओ, डिजिट बताओ, अभी समझ में आ जाएगा। सर, अगर सॉल्वेंट नहीं घटाया गया और सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट मेरा था 400 ml या 400 मॉलिक्यूल्स, इसको नहीं घटा रहे। सॉल्यूट था सपोज 20, सॉल्वेंट इज फिक्स्ड 400 में, लेकिन सॉल्यूट बोल रहे हो बढ़ा रहे हैं, यही तो। ये 400 है, बढ़ा रहे हैं, 400 है, बढ़ा रहे हैं। तो देखो हिसाब से तो बेसिकली वही बोल रहा है ना कि 400 ml सॉल्वेंट में पहले था 20 सॉल्यूट, 400 ml में अभी है 40 सॉल्यूट, 400 ml में अभी है 60, 400 में अभी है 80। मतलब सॉल्यूट तो बढ़ ही रहा है ऑन द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट बढ़ने से तो इसका अमाउंट घट गया ना, हिसाब से देखा जाए तो 400 में 20 था, अभी 400 में 80 है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा, इसका वेपर प्रेशर मोर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्यूट ज्यादा है। नहीं, नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉल्यूट तो मेरा वेपर में जा ही नहीं रहा है, वेपर में जा कौन रहा है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ भी 400 है, सॉल्वेंट यहाँ भी 400 है, तो इसके लिए वेपर प्रेशर मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर। चलो इसको नोट डाउन करो। नहीं एक सेकंड, यहाँ पर सेम नहीं होता ना, सेम नहीं होता, सॉरी, क्योंकि क्या बोल रही थी, ये अल्टीमेट सॉल्यूशन बन गया ना, अल्टीमेट ये सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन में अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर, तो सॉल्यूट यहाँ पर बढ़ ही रहा है, तो यस सर, तो पेपर पे से वेपर घट प्रेशर जाएगा। घटेगा, हाँ वही तो, वेपर प्रेशर इसका लेस होगा, इसका ही मोल होगा, सही था, क्योंकि अल्टीमेट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक। इसमें लिखने का तो कुछ नहीं था, ये हम समझाए थे, ठीक है, यहाँ पर समझ में आया था पूरा। यस सर। चलो इस तो सिर्फ नोट डाउन करो, ये डेरिवेशन है मेरा। सर हो गया। अच्छा ठीक है। तो अभी तो जब रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर हुआ, तो उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया रहता है, ठीक है, तो हमको वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या बोल रहा है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाओ, अगर बुक है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 2.18, ठीक है, एनसीईआरटी है ना?
यस सर सॉल्यूट। हाँ 2.18 निकालो। तो क्वेश्चन में बोला है कि तुम तो मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ये दिया हुआ है 30 ग्राम, ये दिया हुआ है 30 ग्राम। 90 ग्राम ऑफ वाटर में, वाटर दिया है 90 ग्राम, हैज अ वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन तो रीड करो, देखो ये सारा डाटा दिया हुआ है, हम रीड करते बता दे रहे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, जो हमको जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है फर्दर, इसके बाद 18 ग्राम ऑफ वाटर फिर से ऐड किया गया उसी सॉल्यूशन में। उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया 2.9 किलो पास्कल। सॉल्वेंट बढ़ गया ना, तो सॉल्वेंट बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ गया, सिंपल सा लॉजिक है। यस तो अब निकालने बोला है यहाँ पर, एक तो निकालने बोला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये निकालने बोला है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में निकालने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दैट्स मीन प्योर सॉल्वेंट का तो ये तो 2.19 क्वेश्चन। ओ अच्छा सॉरी 2.1, ठीक है 2.1, ये 2.19 है ना, तो 2.19 थोड़ा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा इजी वाला करे, तब दिमाग में बैठेगा, तब जाते होगा ना। 2.18 देखो, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करने बोला है। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसको निकालने बोला है। मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। तो क्या बोला है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, मतलब ऑक्टेन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मास दिया है 114 ग्राम, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, सर रिड्यूस। ऑक्टेन क्या है सर? ऑक्टेन एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, यस सर। रिड्यूस टू वेपर प्रेशर 80%, 80% तक वेपर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोले थे, तो कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास डिसॉल्व करना है कि कितने मास, मतलब कितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे 114 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाए टू, रिड्यूस टू 80%, ठीक है, रिड्यूस टू 80%। ऑक्टेन क्या है, ऑक्टेन एक ऐसा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो ऑक्टेन एक ऐसा कंपाउंड है C8H18, दिस इज ऑक्टेन। तो देखो क्या क्या दिया है, सिंपली बोल दिया है कि वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, कहाँ तक रिड्यूस होगा ना, 80% तक रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू 80%, ठीक है, मतलब 80% पे जाकर रुक जाएगा। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। रिड्यूस टू का मतलब हुआ कि वहां सर पर 80% में ड्रॉप जाएगा सर, रिड्यूस बाय मतलब 80% से घट जाएगा। हाँ 80% घटेगा, रिड्यूस बाय मतलब 80% घटेगा, 20% पे जाकर यस सर। रुकेगा।
और रिड्यूस टू मतलब 80% तक रुक जाएगा। चलो 80 हाँ, तो अभी हम तो क्या करना है, हम तो निकालना है कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू आया था मेरा N2 बाय N1 प्लस N2। अब देखो इसको हम लोग ना न्यूमेरिकल के सिंप्लीफिकेशन के लिए N1 ले लेंगे और यहाँ पर बता देंगे कि N1 प्लस N2 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू N1। मतलब सॉल्वेंट इतना ज्यादा ही होता है कि ऑलमोस्ट जो मोल बनता है वो सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ही बनता है। ठीक, अब इसको थोड़ा रिप्लेस कर लेंगे तो एक बार में मेरा निकल जाएगा। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो मान लेते हैं W, W2 इज द गिवन मास और मोलर मास हो गया कैपिटल M, तो W2 बाई M2। सिमिलरली N1 तो गिवन मास मतलब W1, मोलर मास मतलब M1। तो सॉल्यूट का मोलर मास दिया हो। हाँ यहाँ पर मतलब लिख लिए, यहाँ पर प्लेस कर लेंगे फिर एक ही बार बिठा देंगे इसलिए। ठीक, समझे। यस अब यहाँ पर बैठा दो N2 मतलब हो गया मेरा W2 बाई M2 और ये हो गया W1 बाई M1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कहाँ तक रुकता है 80%। तो प्योर सॉल्वेंट का जो भी होगा ये सॉल्यूशन का उसका 80% होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी नॉट माइनस 80 पी नॉट बाई 100 100 बाई पी नॉट। बाई पी नॉट। ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है नहीं है, यही निकालना है। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब W2 हमको निकालना है। ठीक है, M1 क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मोलर मास कैलकुलेट करो, 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन का 18, तो ये कितना बनेगा 96 बनेगा। 96 प्लस 18 दैट इज 114 ही आ रहा है। 114। ठीक है, तो ये 114 हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय ये क्या है W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब 114। M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, तो मोलर मास 40 ग्राम। मोलर मास 40 दिया हुआ है। ठीक है 40, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 114 कट जाएगा। हाँ, तो ये देखो ये इधर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर ओरली कर ले तो देखो ये 100 पी नॉट माइनस 80 पी नॉट मतलब 20 पी नॉट आएगा। 20 पी नॉट बाई ये पी नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जा रहा है 20 पी नॉट बाई 100 पी नॉट, यही आ रहा है ना। ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पी नॉट कैंसिल आउट, तो 20 बाई 100 कैंसिल आउट दैट इज 1/5। तो ये बराबर है मेरा W2 बाई 40। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 1/5, तो W 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो W2 इक्वल्स टू 8 ग्राम। दैट्स मीन हमको 8 ग्राम सॉल्यूट तो डिजोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 80% तक जाकर रुकेगा। ठीक, ये है मेरा पूरा सॉल्यूशन, नोट डाउन करो।
तो बुक में आपका तो 10 ग्राम दिया होगा। बुक में 10 ग्राम। क्या आंसर Yes, कहाँ दिया है? आंसर आंसर तो इसमें है ही नहीं। तो पीछे दिया होगा पीछे। तो एकदम बुक के लास्ट में। नहीं मेरे बूथ में नहीं है। चल गलत है। अगर 10 ग्राम दिया भी है तो वो गलत है, क्योंकि हम तो एकदम थॉरली फॉर्मूला वाइज जा रहे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आ रहा है बूथ एनसीईआरटी में, मतलब चलो सही कहीं पर नहीं है, गलत थोड़ा बहुत सब जगह पे है। तो ये आंसर 8 ग्राम तो हम फॉर्मूला से डिराइव करके निकाले, यहाँ पर बताओ कहाँ गलती है। यस सर वही। ठीक है, वो टाइपिंग एरर होगा, इसका टाइपिंग एरर होगा, कहीं और किसी बूथ में इसका सॉल्यूशन देना 8 ग्राम ही होगा। चलो नोट डाउन करो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यस सर। चलो अब हम लोग 2.19 वाला बनाते हैं, ये वाला। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक बार तो बोल रहे थे मेरे पास 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किए हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर 90 में। ग्राम। वाटर में उससे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना बन रहा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था नहीं बोला है। फिर बोल रहे कि उसी सॉल्यूशन में और 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिए, तो सॉल्वेंट ऐड किए, तो सॉल्वेंट ऐड किए मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ठीक है 2.8 से 2.9 हो गया किलो पास्कल में। ठीक है, अब बोला कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी निकालो। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉलिड भी निकाल लेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नोट डाउन हो चुका है। यस सर। चलो तो हम लोग अब इसका सॉल्व देखते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन से उसको थोड़ा पुट कर लेंगे हम लोग। मेरे पास ये फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट बाई पी नॉट इक्वल्स इक्वल टू टू N1 प्लस N1 प्लस N2। यहाँ पर देखो P मेरा क्या है, P मेरा है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट हम तो पता नहीं है, लेकिन हम तो पी तो पता है ना, हम लोग पी प्लेस करेंगे। कितना दिया हुआ था पहले, इनिशियली दिया हुआ था 2.8 किलो पास्कल। जब 2.8 किलो पास्कल था तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हिसाब से था, तो मोल निकालना होगा ना सॉल्यूट का, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना था 30 30 ग्राम, और मोलर मास कुछ दिया है। ओ अच्छा मोलर मास निकालने बोला है, ठीक है। तो 30 बाय मोलर मास दैट इज M2। N1 निकालो, तो सॉल्वेंट का मास दिया है इसलिए हम यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं तो करेंगे। 90 ग्राम 90 ग्राम 90 बाई 18। 90 बाई 18 तो वाटर है, तो ये कितना बन जाएगा 5। तो यहाँ पर प्लेस कर दो, N2 मतलब हो गया 30 बाई M2, N1 हो गया मेरा 5, और फिर N2 मतलब फिर से 30 बाई M2। तो यहाँ पर नेगलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि 90 ग्राम और 30 ग्राम। तो 1:3 is
हाँ मतलब नेग्लिजिबल रेशियो में नहीं है। यस सर। तो ये मेरा एक इक्वेशन आया, ठीक है, ये मेरा एक इक्वेशन आया जहां पर हम लोग पुट दिए। अब यहाँ पर क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमको। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि काम करने में हेल्प होगा। और नहीं चलोगे तो ठीक है, रहने दो, इससे यहीं पर रहने दो। दिस इज इक्वेशन 1, चलो छोड़ देते हैं। अब सेकंड वाला, सॉल्व करने पे सर M2 कट कट जाएगा क्या? वही उसी तरह ट्राई पे हम भी थे कि अगर M2 कट सर जाएगा, M2 तो M2 कट कट जाएगा। कट जाएगा। हाँ 30/M2, M2 नहीं कटेगा शायद, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए नहीं कटेगा। हाँ, यस। ऐसे ही रहने दो, अभी बाद में सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर सेकंड सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 2.8 से बढ़ते 2.9 हो गया, ये पी नॉट ही रहा। लेकिन उस टाइम पे बोल रहा है क्या, क्या ऐड किया था, देखो सॉल्वेंट ऐड किया था। दैट्स मीन मोल जो चेंज होता, मोल वो सॉल्वेंट का मोल चेंज होता, सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होता। तो अभी सेकंड सिचुएशन में सॉल्वेंट का वो तो ठीक से जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सेकंड सिचुएशन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बन गया, 90 पहले से था 18, दैट्स मीन 108। ये हो गया मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट सेकंड सिचुएशन में। तो यहाँ पर जब हम लोग मोल्स निकालेंगे, N2 मेरा फिक्स्ड है। सॉल्वेंट का तो ठीक से जाएगा। हाँ सेकंड सिचुएशन में जब हम लोग ये निकालेंगे तो 108/18 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 30/M2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ से पी नॉट भी निकल जाएगा और M2 भी निकल जाएगा। देखो वही बोला है ना, मोलर मास और वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग यस सर। एक अगर निकल दिया तो फिर वो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे दूसरा निकालने के लिए। तो चलो अब थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। क्या करना है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दो। तो ये हो गया पी नॉट माइनस 2.8। देखो इसको डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो पी नॉट नीचे वाला कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। तो ये बचा रहेगा इक्वल्स टू 30M, ये बाई ये बाई ये बाई ये, तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला यस पोर्शन सर। कट जाएगा। तो क्या रहेगा देखो, चलो एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गलती हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 5M2 प्लस 5M2 प्लस 30/M2, मतलब M2 ऊपर चला गया और नीचे आ गया ये आया ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये सही हुआ ना, M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर सही है। डिवाइडेड बाय, हाँ इसको भी अगर करेंगे तो 30/M2, यहाँ पर 8M2 चला जाएगा नीचे वाला ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6M2 प्लस 30, ये होगा जहाँ M2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बेसिकली 30 भी 6M2 प्लस 35 बाई 5 डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बेसिकली ये हो रहा है कि 6M2 प्लस 30/5M2 प्लस 30, यही आ रहा है ना। यस सर। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, अब मैथमेटिक्स का खेल है। 5M2 दैट्स मीन 5M2 इंटू पी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस
5 इंटू 2.8 कितना हो रहा है? 5 8 40 था, 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, 14 m2 बना, 14 m2 बना। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किए, फिर 30 के साथ प्लस देते 30 p0 माइनस 0 0 कर दिया, 28 3, 8 3 24, हाथ में 2, 3 2 84 इक्वल्स टू ये बनेगा 6m2 p0 माइनस 6 इंटू 2.9 कितना हो गया? 9 6 9 6 54 4, हाथ रह लो 5, 12 25 17, 17.4m2 हुआ, प्लस 30 p0 आया, माइनस 57 होगा। अब यहाँ पर देखो 30 p0 कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेते चले जाएंगे और इसको इधर लेते आ जाएंगे, तो 17.4 इधर आ गया, 17.4m2, 17.4 माइनस 14 कितना हुआ? तो 17. 57 कैसे आ गया था? 57 ये 2.9 इंटू 30 हुआ जो तो 57 ही तो 87 नहीं है। 3 9 27, हाथ में 2, अच्छा सॉरी 87 होगा, 87 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है? 17.4 माइनस 14, दैट्स मीन 3.4, तो 3.4m2, 3.4m2 इक्वल टू m2 p0, ये इधर चला गया माइनस, तो m2 p0 Yes. ये उधर चला गया -3, ये इक्वेशन आ रहा है। कैसा इक्वेशन आया? थोड़ा खिचड़ मिचिड़ इक्वेशन क्यों आ रहा है ऐसा? p0 कहीं से कैंसिल आउट होने वाला था क्या? हम्म, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। दो दो अननोन टर्म अभी भी प्रेजेंट ऐसे है। अच्छा एक सेकंड वापस से करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है ये पी वाला, p0 वाला पोर्शन, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशंस पे जाने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको बना लेते हैं फ्रॉम 1, इसको लिख लो ऐसा 2.8/p0, एक ही जगह पे p0 तो लेते आओ, तब कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना आया था? 30/m2, ये कितना आया था? 30/m2,
ये था ना, मतलब m2 कैंसिल आउट। तो 30/5 हम कितना, हाँ 30/5 m2 प्लस 30, ठीक है। तो 5 कॉमन लेके कुछ काट काट दिए टोटल। हाँ 5 कॉमन लेते काट देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा m2 + 6। 6। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये इसको इधर लेते चले आओ, वन तो क्रॉस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ वन माइनस ये वाला टर्म तो इधर लेते चले आओ, और ये 2.8/p0 तो इधर लेते चले जाओ। तो ये कितना हो जाता था, तो m2 + 6 - 6 बाई m2 + 6 हो जाएगा। सर m2/m2 हाँ तो 6। तो ये मेरा बन रहा है m2/m2 + 6 = 2.8/p0। अगर सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन से करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन से भी मेरा क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन से 2.9/p0 तब बनेगा 2.9/p0 = m2। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ यहाँ पर क्या हुआ था, देखो 30/5 m2 + 30 हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 30/6 m2 + 30। तो 6 कॉमन लेंगे, मतलब m2 प्लस ये 5 हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा। 5 हो सर जाएगा। m2 + 5। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो m2 + 5 हो जाएगा। हाँ m2/m2 + 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पी नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 बाई, सर अब डिवाइड करने हाँ अब डिवाइड करो, तो 3/4 करो, तो 3/4 मतलब क्या था कि 2.8/p0। तो 2.8/p0 और 2.9/p0, तो p0 कैंसिल आउट, m2 भी दे दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m2 + 5/m2 + 6 हो जाएगा। m2 + 5/m2 + 6 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2.8m2 प्लस 6 × 8 = 4, 4 × 4 = 4, 4 × 12 16.8 इक्वल्स टू 2.9m2 + 5। 30×5 150, 150 माइनस 29, नहीं सॉरी 150 माइनस 5 145 होना चाहिए। 5×9 = 45 से 5 हाथे 4, हाँ 150 वन, नहीं 14.5 होगा, एक पॉइंट है ना 14.5 है, तो ये इधर चला गया, तो क्या बना देखो, 2.9 - 2.8 दैट्स मीन 0.1m2 बना। यस सर। 16.8 से 14.5 अब तो मतलब इधर 0.3 और इधर 2 2.3, पॉइंट तो m2 बना मेरा 2.3/0.1, 23 ग्राम। 23 ग्राम। ये होगा आंसर। देखो तुम्हारे बुक में आंसर दिया है, मेरा वाला एनसीईआरटी पुराना है, इसमें चेक आंसर कर। आंसर नहीं दिया हुआ है। यस सर 23 ग्राम ठीक है, अब ये पर 20 पर मोल। पर मोल, हाँ m2 मतलब वो तो मोलर मास है, इतना ग्राम पर मोल, ठीक है। यस। अब इस 23 तो यूज करेंगे हम लोग, ये किसी भी एक इक्वेशन में बिठा दो, नंबर 3 या नंबर 4, तो p0 निकल जाएगा। चलो नंबर 4 में बिठा देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था, 2.9/p0 था, 2.9/p0 m2 है ना, तो 23/23 + 6, 6 या 5, 5 4 पे भी था ना, तो 5 है, तो ये बन गया मेरा 23/28, ठीक है। तो p0 कितना बनेगा, p0 बनेगा
28/23 इंटू 2.9 इस तो कैलकुलेट करो देखो कितना हो रहा है। ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2.9 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होना चाहिए। 1.2 ले लो इसको, तो 1.2 इंटू 2.9, तो 2.9 मतलब हो गया उन, जैसे 3.53 पीआर है। 3. 53 हाँ 3.48 के आसपास मेरा ऐसे ओरली आ रहा है, 3.53 तो अच्छा। हाँ इतना होगा मेरा हाँ, आंसर। इतना मेरा किलो पास्कल में आंसर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में दिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन लेंदी था। क्वेश्चन तो यस सर। क्वेश्चन क्या है तो इस चैप्टर में ना ये एक बात है कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस मिलेगा वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला याद रहेगा पुट कर दे, बस तुमको सॉल्व करना है, एकदम इसमें कुछ सोचना है नहीं, फॉर्मूला वही है, साला बिठा दिया निकल गया। चलो नोट डाउन करो, कहाँ तक हुआ है बताओ। सर रुकिए सर, ये वाला सर। अच्छा सर हो गया सर। ठीक है, तो आज के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यही रहा, रिलेटिव लोअरिंग नहीं रहते, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सारा डिस्कस होगा। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।